Hi everyone, welcome you all. In this lecture, we will discuss the last topic of our unit partial differential equation. The topic's name is homogeneous linear partial differential equation of nth order with constant coefficient. So this is our last topic of this unit and we discuss how to obtain the solution of this type of differential equation in this lecture. Okay, तो first we discuss, पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन का फॉर्म कौन सा हो सकता है ये डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के इक्वेशन किस फॉर्म में रहेंगे. ओके, सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द गिवन इक्वेशन इज हियर a0 del nz by del x raised to the power n plus a1 del nz by del x raised to the power n minus 1 into del y plus a2 del raised to the power nz del x raised to the power n minus 2 into del y square up to so on an del raised to the power nz upon del y square is equal to f of xy. So this is our given differential equation and this differential equation is said to be a homogeneous linear differential equation of nth order with constant coefficient. इस इक्वेशन को इस टाइप का इक्वेशन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं तो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे कि ये इक्वेशन इस टाइप का क्यों है. ठीक है, टर्म बाय टर्म एक एक टर्म हम एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे, और एक्सप्लेन करने के बाद आपको पता चल जाएगा इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम कैसे बोल सकते हैं कि ये इसी टाइप का है. तो सबसे पहले तो इक्वेशन मतलब आपको मालूम है कि जो इक्वेशन जहां पे LHS और RHS होता है और दोनों साइड बैलेंस होती है उस टर्म को हम बोलते हैं इक्वेशन. तो यहां पर उसी टाइप का है, LHS इक्वल टू RHS, तो ये हो गया इक्वेशन. सेकंड यहां पे है डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीनों टर्म इन्वॉल्व होंगे जिस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो यहां पे देखेंगे तो ये जो है ये सब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है. यहां पे z का डेरिवेटिव निकल रहा है, मतलब z होगा यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल, और किससे निकल रहा, x और y से निकल रहा. तो x और y क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, इसलिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. बाद में आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे डिनोट करते हैं हम, अगर उसमें डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल होगा. तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है. अभी क्वेश्चन वो भी है कि पार्शियल डेरिवेटिव ही क्यों है यहाँ पर. तो एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तभी फॉर्म होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, दैट इज व्हेन द इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे देखेंगे आप तो z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन z का डेरिवेटिव x से भी निकल रहा है और y से भी निकल रहा है, इसीलिए x और y ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए. तो इसीलिए यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्लियर हो गया यहाँ तक. फिर nth ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो nth ऑर्डर होनी चाहिए आपको. अगर हर टर्म आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे भी nth डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी nth डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी nth डेरिवेटिव और यहाँ पर भी nth डेरिवेटिव है. मतलब ईच एंड एवरी टर्म possess द डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, सो देयरफॉर इट इज अ nth ऑर्डर. ओके, बाद में कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों है, देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके कोएफिशिएंट ऑब्जर्व करो, a0, a1, a2, an, ये सभी हमने कांस्टेंट कंसीडर की है, इसलिए इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी हम बोल सकते हैं. तो ये आ गया सब. अभी प्रॉब्लम है लीनियर. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्वेशन लीनियर कब होगा. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो कंडीशन है. पहली कंडीशन ये है कि जो भी टर्म होगी उसमें वो फर्स्ट ऑर्डर में चाहिए और फर्स्ट डिग्री में चाहिए, मतलब पावर उसका 1 चाहिए. और दूसरी कंडीशन ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपके पास z है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारा z, और उसका डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब del z बाय del x होगा या del z बाय del y होगा, नॉट मल्टीप्लाई विथ ईच अदर. दोनों मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए.
तो ये टर्म हम वहां पे चेक करेंगे कि ये टर्म यहाँ पे सेटिस्फाई होती है या नहीं होता है। तो टर्म इन्वॉल्व इन फर्स्ट डिग्री, देखिए इस टर्म का पावर 1 है, इस टर्म का पावर 1 है, इस टर्म का पावर 1 है और इस टर्म का भी पावर 1 है। तो हर एक टर्म यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है वो सभी टर्म का पावर यहाँ पे 1 ही है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव नॉट मल्टीप्लाई विथ ईच अदर, मतलब ऐसे कोई भी टर्म आपको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं चाहिए जिसमें z और उसका डेरिवेटिव जो रहेगा, मतलब del z बाय del x या del z बाय del y, वो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे सिर्फ डेरिवेटिव है, यहां पर भी डेरिवेटिव है, यहां पर भी डेरिवेटिव है, यहां पर भी डेरिवेटिव है, मतलब कहीं पर भी z की टर्म प्रेजेंट नहीं है। गलती से अगर यहां पे z प्रेजेंट होगा लेकिन यहां पर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कोई भी टर्म नहीं है जहां पर डेरिवेटिव और z मल्टीप्लाई है, इसीलिए ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो इक्वेशन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर भी हो गया, ठीक है। और बाद में बचा हुआ है सिर्फ होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर होमोजीनियस हम डिस्कस करेंगे तो होमोजीनियस मतलब जितने टर्म्स वहां पर प्रेजेंट है सभी टर्म में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो डेरिवेटिव की ऑर्डर सेम चाहिए। डेरिवेटिव की ऑर्डर अगर सेम होगी तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर z का nth डेरिवेटिव है और n डेरिवेटिव x से है, तो यहां पर डेरिवेटिव जो है वो nth ऑर्डर का है। सेकंड टर्म देखेंगे आप तो x से n-1 है, मतलब n-1 डेरिवेटिव यहां पर है और y से एक डेरिवेटिव और है। तो टोटल डेरिवेटिव कितने हो गए, n ही हो गए, जो यहां पर डिनोट किया है। तो इसका भी ऑर्डर कौन सा है, इट इज द nth ऑर्डर। थर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो x के डेरिवेटिव n-2 है और y से 2 है, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा n, मतलब इसकी भी ऑर्डर क्या है, n ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। यहां पर भी देखेंगे तो इसके ऑर्डर क्या है, x से तो डेरिवेटिव नहीं मतलब 0 है, लेकिन y से n है, सॉरी यहां पे n होना, y से n है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या है, nth ऑर्डर है। तो इसीलिए ईच एंड एवरी टर्म, जितने भी टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है सभी टर्म के अगर आप डेरिवेटिव देखेंगे तो डेरिवेटिव की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, nth होना कंपलसरी नहीं है। होमोजेनियस के लिए मतलब 2 होंगे तो सभी 2 ही चाहिए, 3 अगर होंगे तो सभी टर्म के 3 चाहिए, 4 अगर होंगे तो सभी टर्म के 4 ही चाहिए। यहां पर हमने nth ऑर्डर कंसीडर किया है, इसलिए हमने सभी टर्म के डेरिवेटिव nth लिए है। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्म की पावर क्या हो गई, डेरिवेटिव की ऑर्डर क्या होगी, nth हो गई, इसलिए इसको होमोजेनियस बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये इक्वेशन ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड इट इज होमोजेनियस, दैट इज होमोजेनियस लीनियर, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट है, हमको जो इस पे वर्क करना है, इस टाइप का इक्वेशन आपको गिवन रहेगा और आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है मतलब क्या करना है, इसका हमको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में जब हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के बारे में देखा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा था, तो हमने यही कंसेप्ट वहां पे डिस्कस किया था। सिर्फ वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं था, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था, ठीक है। तो उस यूनिट में हमने जो सॉल्यूशन निकला था उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखते थे, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है वो अगर इक्वल टू 0 करेंगे हम, मतलब राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, तो उसका जो सॉल्यूशन मिलता था हमको उसको बोलते थे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होते थे। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने अलग अलग 4-5 टाइप के केसेस देखे थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिर x रेज़ टू द पावर m इंटू साइन है, x रेज़ टू द पावर m इंटू कॉस है, एक्चुअली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी हमने देखा था। और बाद में हमने जनरल मेथड भी देखा था, अगर किसी मेथड से सॉल्व नहीं होता है तो आपको जनरल मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये अलग अलग हमने मेथड देखे थे वहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी उसी फॉर्म का है, सिर्फ वो ऑर्डिनरी इक्वेशन था, ये पार्शियल है। तो इसका सॉल्यूशन भी उसी टाइप में लिखेंगे हम, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल,
ओके तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखने के लिए क्या चाहिए थे आपको? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पहले जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वहां पे हमने किया भी था, मतलब हमारे पास वहां पे एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट था d/dx और उसके जगह पे हमने लिखा था कैपिटल D। ओके लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव आपके प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x भी है और डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y भी है। तो यहाँ पर जब हम ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपको दो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो एक ऑपरेटर हम यूज करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए, जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है उसको बोलते हैं हम d और डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y जो है उसको बोलते हैं हम d डैश। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डी और डेल बाय डेल वाई इज इक्वल टू डी डैश। तो अगर आप ये सिंबल इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो इक्वेशन 1 है ये सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको पहले हमको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन 1 यहां पे हम पुट कर देंगे तो आपको a0 एज इट इज मिलेगा। अभी देखिए यहां पर nth डेरिवेटिव है और nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डेरिवेटिव है तो उसको हम d बोलते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो d बोलेंगे, सेकंड है तो d स्क्वायर बोलेंगे, थर्ड है तो d क्यूब बोलेंगे, फोर्थ है तो d रेज़ टू द पावर 4। So by using del by del x is equal to d and del by del y is equal to d dash, equation 1 can be written as, अगर equation 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा a0, यहाँ पे nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसलिए d रेज़ टू द पावर n आएगा, फिर प्लस a1 यहाँ पर x से n-1 है और y से 1 है तो d का पावर कितना आएगा n-1 और y से 1 है मतलब इसको बोलेंगे हम d डैश, प्लस a2 क्या होगा, फिर यहाँ पे x से n-2 है तो d रेज़ टू द पावर n-2 हो जाएगा और y से दो डेरिवेटिव है तो d डैश स्क्वायर होगा और लास्ट टर्म में x से डेरिवेटिव एब्सेंट है तो d नहीं आएगा और सभी डेरिवेटिव y से प्रेजेंट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आएगा d डैश रेज़ टू द पावर n f ऑफ x y। तो ये जो हो गया ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। तो इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन इस टाइप में रहेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अभी ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। तो आपको 50% 70% तो उसका ही यूज होगा क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आपको मालूम है जो हमने यूनिट 1 में डिस्कस किए थे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी बन जाएगा क्योंकि वहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए भी दो केसेस देखे थे जब रूट्स आर रियल है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने बहुत ज्यादा केसेस देखे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केसेस थोड़े रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो आपको एक ही केस यूज करना है, मतलब रूट सिर्फ एक ही बार, मतलब यहाँ पे क्या था रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं तो यहाँ पर हम एक ही बार यूज करेंगे कि रूट्स निकल गए। सिर्फ यहाँ पे दो कंडीशन ऐसे बनेगी कि रूट्स इक्वल है या अनइक्वल है, मतलब डिस्टिंक्ट है या रिपीट हो गए। तो डिस्टिंक्ट के लिए अलग मेथड है और रिपीट के लिए अलग मेथड है। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के केसेस है वहां पे 7-8 टाइप देखे थे हमने, यहाँ पर 4 ही टाइप हमको देखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन और लास्ट में हमको एक जनरल मेथड यूज करना है। मतलब कोई भी अगर मेथड यूज नहीं होती है तो जनरल मेथड से हम वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे पहले हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए और पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना मालूम है या पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना मालूम है तो इन दोनों का यूज करके इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की मेथड क्या है और किसी प्रॉब्लम आपको कोई गिवन है तो उस प्रॉब्लम का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप किस स्टेप से निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मेथड थ्रू आउट इस टॉपिक में आपको एक ही मेथड यूज करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वही एक मेथड हमको यूज करना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए वो इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा। राइट हैंड साइड पे ये फंक्शन जो है इसका नेचर क्या है, इसका नेचर अलजेब्रिक है तो अलग केस यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अलग केस यूज होगी, एक्सपोनेंशियल है तो अलग केस यूज होगी और कोई भी केस वहां पर अप्लीकेबल नहीं है तो वहां पर हम जनरल केस अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखेंगे और बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। वहां पे हमने जो प्रोसीजर में देखा था वो हमने लिया था nth ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके लिए हमको उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे जैसे हमने यूनिट 1b में निकाला था। तो वहां पे फॉर सिंप्लिसिटी मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन बना देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हम कुछ लिमिटेड कर देंगे, मतलब सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, क्योंकि एक्चुअली आपको एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछेंगे वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर यहां तक ही पूछेंगे, उसके ज्यादा ऑर्डर वाला प्रॉब्लम हमको नहीं पूछते, क्योंकि थोड़ा रूट्स निकालना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमारी जो मेथड यूज होगी वो यहाँ पे वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करता हूं। सो consider differential equation, that is a partial differential equation, a0 del 2z by del x square plus a1 del 2z by del x del y plus a2 del 2z by del y square is equal to function of xy। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने स्पेसिफिकली सेकंड ऑर्डर लिया है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको क्या करना है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, फर्स्ट मेथड यही है कि इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ओरिजिनल प्रॉब्लम आपको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर गिवन है तो उसको चेंज करने का काम नहीं है, लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या ऑपरेटर के फॉर्म में है, तो उसको क्या करना है, आपको बस सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इक्वेशन वन कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, जहां पर आपको डेल बाय डेल एक्स दिखता है वहां पर आपको डी लिखना है, और जहां पर आपको डेल बाय डेल वाई ऑब्जर्व होता है वहां पर आपको क्या करना है, डी डैश यूज करना है। ओके, तो इस इक्वेशन में हम वो पुट कर देंगे। तो आपको जो फर्स्ट इक्वेशन में जो पहली टर्म आएगी ये आएगी a0। तो यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो डेरिवेटिव अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो उसको हम d बोलते हैं, लेकिन x से कौन सा डबल है तो यहाँ पे d स्क्वायर आ जाएगा प्लस a1। यहाँ पे क्या है, एक x से है और एक y से है, तो x से एक है तो d आ जाएगा और y से एक है तो d डैश आ जाएगा, तो d इंटू d डैश हो जाएगा प्लस a2। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है तो d डैश स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर z हम बाहर ले लेंगे और ये बन जाएगा f ऑफ xy। तो ये हो गया हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब इस सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म होती है, अगर उस टर्म को हम इक्वल टू 0 कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा उसका यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसका यूज करके जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या फाइंड करना है, so to find complementary function consider auxiliary equation। ठीक है, अभी यहां पे auxiliary equation कैसे निकालना है, तो जब भी लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहेगा आपके लिए, तब वहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आप दो बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तब यहां पे दो आपको सिंबल मिलेंगे, एक मिलेगा d और एक मिलेगा आपको d डैश। तो जो d है उसके जगह पर आपको m पुट करना है, और जो d डैश है उसके जगह पर आपको 1 पुट करना है। ये आपको कंपल्सरी पुट करना ही है, अगर ये पुट नहीं करेंगे तो आपको इसके रूट्स नहीं मिलेंगे, और इसके रूट्स नहीं मिलेंगे तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जिसको बोला है हमने d, तो d की जगह पे क्या रखना है m, और d डैश तो पूरा निकल जाएगा क्योंकि 1 है, तो एनीथिंग इनटू 1 क्या रहेगा, वो जो टर्म है वही प्रेजेंट रहेगी, तो d डैश की जगह पे क्या रहेगा 1, एंड इक्वेट
LHS टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको क्या करना है, हमको 0 रखना है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है वो कहाँ पे इक्वेट हो जाएगी, 0 से इक्वेट हो जाएगी। प्रोसीजर में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ आपको क्या करना है, 0 रखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, जहां पर D है वहां पर m रखना है, और जहां पर D' है वहां पर 1 रखना है। तो ये अगर हम यूज करेंगे तो इक्वेशन 2 में से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको A0 D स्क्वायर है, तो यहाँ पर बन जाएगा m स्क्वायर A1 m इंटू 1 m प्लस A2 और इंटू z इक्वल टू यहाँ पे लेना है आपको 0, और z को हम अगर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा A0 m स्क्वायर प्लस A1 m प्लस A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये होगा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर हम यूनिट 1 को थोड़ा रिकॉल कीजिए, वहां पे जब हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता था तो हम इसको रूट्स निकालते थे, उसको सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने के बाद आपको उसके रूट्स मिलते थे। तो यहां पर इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं अभी, तो इक्वेशन के रूट्स उतने होंगे जिसके उसके ऑर्डर है। तो अगर इक्वेशन की ऑर्डर 2 है तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे, इक्वेशन की ऑर्डर 3 है तो आपको 3 रूट्स मिलेंगे, इक्वेशन की ऑर्डर अगर 4 है तो आपको 4 रूट्स मिलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन में जो पावर है वेरिएबल के उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर m इज अ वेरिएबल, क्योंकि बाकी के तो सब कांस्टेंट ही है, तो m का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसीलिए यहां पर आपको 2 रूट्स मिलेंगे। 2 रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, सो सॉल्विंग अबव इक्वेशन वी गेट m इक्वल टू, सपोज देयर आर द 2 रूट्स m1 एंड m2, तो मुझे 2 रूट्स मिल गए। 2 रूट्स क्या है, एक रूट्स को मैंने m1 बोला है और एक रूट्स को मैंने m2 बोला है। ठीक है, तो जैसे यूनिट नंबर 1 अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो रूट्स है उसके हमने 2 नेचर कंसीडर किए थे, एक था रूट्स आर रियल और सेकंड था रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो रियल रूट्स के लिए अलग मेथड थे हमारे पास और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हमारे पास अलग मेथड थे। यहां पर आपको रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जो भी रूट्स रहेंगे वो हमको एज इट इज लिखना है। अगर आपको पास 2 रूट्स है तो एक को बोलेंगे हम m1 और एक को बोलेंगे m2। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन यहाँ पे इतनी आएंगी कि रूट्स रिपीट हो सकते हैं या रूट्स नॉन रिपीट होंगे, मतलब जो फर्स्ट केस में जो सब कंडीशन थे उस यूनिट में वही हमको यहाँ पे यूज करना है कि रूट्स एक तो अलग अलग होंगे या रूट्स सेम होंगे। उसके लिए 2 टाइप से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स के बारे में, और रूट्स अगर सेम है तो क्या होगा और रूट्स अगर डिफरेंट है तो क्या होगा। सो यहाँ पे मैं केस बनाता हूं एक, केस 1 रूट्स आर डिफरेंट। ठीक है, दैट इज m इज इक्वल टू m1 and m2 such that m1 is not equal to m2। m1 और m2 की वैल्यू सेम नहीं है, इस टाइप के हमको रूट्स मिल गए। तो उसके लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी कैसे निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वहां पे अलग टाइप का फंक्शन जनरेट होता था, यहाँ पे अलग फंक्शन जनरेट होगा। वहां पे रियल अगर है तो वहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म बनती थी, और कॉम्प्लेक्स अगर है तो वहां पे कॉस और साइन बनते थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप z देखेंगे तो z किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। तो जो z का आंसर रहेगा वो फंक्शन ऑफ x और y ही रहेगा। तो यहां पर जो टर्म बनेगी वो फंक्शन ऑफ x एंड y बनेगी, और वो भी बनेगा आर्बिट्ररी फंक्शन, क्योंकि हमको परफेक्ट फंक्शन मालूम नहीं कि कौन सा आना चाहिए। फंक्शन तो मिलेगा लेकिन आपको आर्बिट्ररी फंक्शन मिलेगा। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको जो टर्म हमको लिखनी है वो बराबर याद रखना है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा वो आपको इस टाइप से लिखना है, फंक्शन ऑफ, देखिए कितने रूट्स है, 2 रूट्स है, तो आपको 2 फंक्शन लिखने हैं। तो f ऑफ y प्लस mx, f ऑफ y प्लस mx। ठीक है, 2 फंक्शन लिख लिए मैंने, दोनों को हमको ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। फंक्शन का नेचर आपको यही रखना है, f ऑफ y प्लस mx प्लस f ऑफ y प्लस mx। अभी 2 फंक्शन मुझे अलग अलग चाहिए, तो इसको बोलूंगा मैं f1 और इसको बोलूंगा मैं f2।
और यहां पर रूट्स हमारे अलग अलग है, तो एक रूट्स को हम बोलेंगे m1 और एक रूट्स को बोलेंगे m2। बस सिंपली क्या करना है आपको, m1 की जगह पे m1 की वैल्यू पुट कर दो, m2 की जगह पे m2 की वैल्यू पुट करो, तो आपको इसका फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो ये केसेस हो गए जब रूट्स रिपीट नहीं होंगे। सपोज यहां पे हमने 2 के लिए लिया, आपको अगर 3 रूट्स मिल गए, यहां पे मुझे m3 आ गया और m1 m2 m3 तीनों अलग अलग है, तो ये फंक्शन मैं एक बार और लिखूंगा, f1 f2 बाद में f3 लिखूंगा, और f3 में जो m आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, m3 बोलेंगे। 4 रूट्स आ गए, वो अलग अगर रूट्स है तो फिर f4 लिखेंगे हम और उसमें m4 लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, जितने रूट्स आएंगे उतने फंक्शन आएंगे, जितने रूट्स आएंगे उतने फंक्शन आएंगे, और फंक्शन को हमको वेरीज करना है। जरूरी नहीं कि f1 f2 मैंने लिखा, आप g1 g2 g3 यूज कर सकते, h1 h2 h3 यूज कर सकते, या आप यह पहला फंक्शन, दूसरा g, तीसरा ये, चौथा i, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो ये केस हो गई जब रूट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अभी हम सेकंड केस यूज करेंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। सो दैट इज m इज इक्वल टू m1 m2 सच दैट m1 इज इक्वल टू m2। तो यहां पे तो हमको 2 रूट्स मिल गए, लेकिन यहां पे दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। तो अभी दोनों रूट्स इक्वल है तो क्या होगा, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है हमारा, उसके लिए आपको नेचर तो स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना है कि 2 रूट्स है तो मुझे 2 फंक्शन लिखना है, तो मैं 2 फंक्शन लिखूंगा, f ऑफ y प्लस mx, फंक्शन भी सेम रहेगा f ऑफ y प्लस mx, ठीक है, उसको ऐड करना है। 2 फंक्शन है तो एक को बोलेंगे हम f1 और एक को बोलेंगे f2, ठीक है। अभी यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो अंदर की टर्म है वो सेम ही है और फंक्शन भी हमने अब सेम कंसीडर कर दिया, तो m की वैल्यू अगर m1 m2 दोनों इक्वल है तो इसको कंबाइनली हम m बोल सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 ऐसे बोल सकते हैं हम। तो दोनों वैल्यूज इक्वल है तो इक्वल टू m ही हो जाएगा वो, मतलब दोनों m इक्वल है तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेम रहेंगी। मतलब यहाँ पर आप m1 रखेंगे तो यहाँ पर भी m1 आएगा, यहाँ पर m2 रखेंगे तो यहाँ पर भी m2 आएगा, यहाँ पर m रखेंगे तो यहाँ पर भी m आएगा। तो जो यहाँ पे जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये दोनों फंक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसीलिए आप वही कंसेप्ट यूज करो जो हमने यूनिट 1 में यूज किया था कि अगर फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है, रूट्स अगर रिपीट होते हैं तो क्या करना है। रूट्स अगर रिपीट होते हैं तो यहां पर आपको x देना है, सिंपली x देना है, बराबर। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस टाइप के लिए। यहां पे मैंने 2 रूट्स लिए थे, सपोज अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, मेरे पास अगर 3 रूट्स है m1 m2 m3 और ये तीनों रूट्स इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 3 रूट्स है तो मुझे 3 फंक्शन लेने पड़ेंगे, f1 f2 और f3, बराबर है। m तो सेम है, तो यहां पर पहले बार तो मुझे रूट्स मिल गया तो पहले इसमें तो कुछ करना नहीं है। सेकंड बार क्या हुआ, रूट्स रिपीट हो रहा तो यहां पर x आएगा, और थर्ड रूट भी रिपीट हो गया तो यहां पर क्या आएगा, x स्क्वायर। वो जो कंसेप्ट था यूनिट 1 का वही कंसेप्ट हमको यहां पर भी यूज करना है। x के पावर हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो जितने बार वो फंक्शन का रूट रिपीट होगा उतनी बार आपको क्या करना है, x को रिपीट करना है। मतलब एक बार और रिपीट हो गया तो x स्क्वायर, अगेन एक बार रिपीट हो गया तो x क्यूब, अगेन रिपीट हो गया तो x रेज़ टू द पावर 4। इतनी बार तो नहीं होगा क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम जो रहेगा वो थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर ही रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ये 2 मेथड यूज करने हैं कि रूट्स अगर रिपीट नहीं है, मतलब डिफरेंट है, तो इस टाइप का फंक्शन सिंपली फंक्शन लिखना है, एक बार m1 यूज करना है, एक बार m2 यूज करना है, एक फंक्शन को f1 बोलेंगे, एक फंक्शन को f2 बोलेंगे। अगर रूट्स इक्वल है तो सिंपली 2 फंक्शन लिखना है, उसको f1 f2 बोलेंगे। लेकिन अगर ये ब्रैकेट सेम होता है, ये ब्रैकेट कब सेम हो जाएगा, जब ये रूट सेम हो जाएंगे, तो उसके लिए x लिखना है। अगेन ये सेम आता है तो x स्क्वायर लिखना है, अगेन सेम आता है तो x क्यूब इंटू नेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा। तो ये एक ही मेथड है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इस यूनिट में। तो अगर आपको एक मेथड मालूम है तो आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आप इसका निकाल सकते हैं तो आपको 2 मार्क तो इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में आपको एक प्रॉब्लम तो आएगा 100%,
इसका सॉल्व करना। और अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी नहीं आता है लेकिन ये एक मेथड आपको मालूम है कि CF निकालने के लिए, तो CF निकाल के भी रख दिया आपने, तो 5 या 4 मार्क का अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको इजीली 2 मार्क तो मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए ये मेथड आपको करना ही है, क्योंकि आपको कम से कम 2 मार्क तो ये दे देगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। तो अभी क्या करेंगे हम, एक 2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे, हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये एग्जांपल है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है। अगर आप चेक कर लो, लीनियर की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कौन सी, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसके डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सॉरी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। बाद में लीनियर है, हो गया लीनियर। बाद में होमोजेनियस है, क्योंकि हर टर्म में डेरिवेटिव 2 है तो होमोजेनियस भी हो गया। कोएफिशिएंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी हो गए। पार्शियल डेरिवेटिव तो पार्शियल भी हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, ठीक है। तो इसमें आपने कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्जर्व किया होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब लेफ्ट हैंड साइड का यूज, और पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब इसके साथ राइट हैंड साइड का यूज। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर टर्म 0 होती है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आपको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 ऑलरेडी गिवन है, तो इसीलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वही इस प्रॉब्लम का क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। इसीलिए हमको पूछा है कि सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमको राइट हैंड साइड की टर्म चाहिए जो कि हमारे पास एब्सेंट है, मतलब 0 है। वो अगर 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा 0 होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब हमको सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। तो स्टेप आपको ध्यान में रखना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है तो इसको मैं यहां पे ही चेंज करता हूं। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। एक्चुअली प्रॉब्लम आपका ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करने का काम नहीं है, लेकिन अगर सिंबॉलिक फॉर्म में वो नहीं है तो उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे निकालेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में जो भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा उसके जगह पे हमको d यूज करना है, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा उसके जगह पे हमको d डैश यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर आएगा d स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर एक x है एक y है तो एक d आएगा और एक d डैश आएगा, और यहाँ पर दोनों y है तो यहाँ पर आएगा d डैश का स्क्वायर, z को बाहर ले लिया, इज इक्वल टू 0, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद क्या करना है, हमको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन कैसे मिलेगा, जहां पर d है वहां पर m रखना है, और जहां पर d डैश है वहां पर 1 रखना है, गिवन बाय। तो यहां पर d स्क्वायर है तो इसको बोलेंगे हम m स्क्वायर माइनस 4, यहां पर d मतलब m इंटू 1 प्लस 4, यहां पर 1 स्क्वायर, और यहां पर z को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 बाय z कितना मिलेगा आपको, लास्ट में 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो z को हमने डायरेक्ट ही वहां पे चेंज कर दिया। तो ये मिल गया हमको m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, बराबर। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो है ना, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसके आपको रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के अलग अलग तरीके हैं, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन आता है तो कैलकुलेशन करके निकालो। एक ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, इसका यूज करके इसका यूज निकालो,
या सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपके पास है जो कि है कैल्सी की। कैल्सी में इक्वेशन आप इनपुट कर दो, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जैसे निकालते हैं वैसे निकालता हूँ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे है 1, तो 4 इंटू 1 कितना होता है 4, और यहाँ पे कितना है -4 बीच में। तो आपको ऐसे दो नंबर देखना है जिसका मल्टीप्लीकेशन इतना होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतना होगा। तो मिल गए मुझे दो नंबर, -2 -2 -2 -2, -2 इंटू -2 करेंगे तो 4 मिलेगा, और -2 -2 करेंगे तो -4 आएगा। तो इसलिए इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर देता हूं, तो इसको लिखता हूं m² -2m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसकी एक पेयर, इसकी एक पेयर, m कॉमन, तो ये मिल गया m-2, और यहां से 2 कॉमन, तो ये मिल गया m-2, तो मुझे मिल गया m-2 इंटू m-2 इक्वल टू 0, बराबर। m-2 इंटू m-2 इज इक्वल टू 0। तो m-2 इक्वल टू 0 मतलब m कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और m-2 इक्वल टू 0 मतलब अगर m कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपने यहां पे दो रूट्स फाइंड कर दिए, एक 2 है और एक 2 है। इसके बाद हमने जो नेचर देखा था रूट्स का, हमने कौन सा नेचर देखा था कि रूट्स आपके इक्वल हो गए या डिफरेंट हो गए। तो इक्वल हो गए और डिफरेंट हो गए, उसके लिए हमने अलग अलग केसेस देखे थे। तो यहां पे जो रूट्स मिल गए आपको वो क्या है, वो इक्वल है, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू कितनी है, सेम है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहां पे निकालेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, सिर्फ मेथड आपको फॉलो करना है। तो देखिए कितने रूट्स है, दो रूट्स है, तो 2 बार आप फंक्शन लिखो, f ऑफ y प्लस एम एक्स प्लस f ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, f ऑफ y प्लस एम एक्स प्लस f ऑफ y प्लस एम एक्स। दो रूट्स है इसलिए हमने 2 बार फंक्शन लिखा है। ठीक है, एक फंक्शन को हम बोलेंगे f1 और एक फंक्शन को बोलेंगे f2। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो m की वैल्यू है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो m की वैल्यू तो दोनों सेम है, मतलब यहां पे जो मिलेगा आपको मिलेगा y प्लस 2x और यहां पर भी मिलेगा y प्लस 2x। लेकिन जो अंदर की टर्म है ये तो सेम हो गई, और अंदर की टर्म अगर सेम होती है मतलब रूट्स अगर रिपीट होते हैं तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको x लिखना है। ये हमने देखा था। तो सिर्फ अभी वैल्यू पुट कर दो। सो विच इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस 2x प्लस x इंटू f2 ऑफ y प्लस 2x। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही मतलब आपका क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसकी वैल्यू, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन है z का, विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू f1 ऑफ y प्लस 2x प्लस x इंटू f2 ऑफ y प्लस 2x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे से आप किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। तो दो ही टाइप है, एक टाइप तो मैंने आपको बता दिया। सिंपली यहाँ पे अगर सपोज इस इक्वेशन के रूट 2 और 3 आते थे, तो 2 और 3 मतलब क्या है, दोनों डिफरेंट रूट्स है। तो इसके लिए क्या रहता था, यहाँ पे आता था 2x और यहाँ पे आता था 3x, तो फिर x नहीं आता था क्योंकि 2 और 3 क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम ले लिया हमने कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको हर प्रॉब्लम में निकालना है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आएगा ही। तो जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की केसेस डिस्कस करेंगे उसमें हम हर प्रॉब्लम में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो उसके लिए उस प्रॉब्लम में आपके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना और लिखना कैसे है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे और उसकी एक केसेस कोई भी डिस्कस कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।